फ्रेंड्स आज जो है हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या होता है? तो देखिए प्रश्न को थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूं। मैं प्रश्न को पहले रेजोनेंस पर ले आता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? रेजोनेंस होता क्या है? पहले बात रेजोनेंस की करते हैं, उसके बाद आगे की बात कर लेंगे। तो रेजोनेंस क्या होता है बच्चों? व्हाट इज रेजोनेंस? व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? तो देखिए ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या होती है? ऑसिलेशन होती है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब होता यह है कि यदि हम अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी को इक्वल कर दें नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, तो क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं वो तेजी से बढ़ जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसे रेजोनेंस कहा जाता है। तो आज हम इस रेजोनेंस पर ही क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं कि रेजोनेंस ये है। आपने इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े हुए हैं। कई बार आपने फील भी किया होगा कि अगर एक पर्टिकुलर म्यूज़िक बज रहा है तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। क्योंकि उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वह जो साउंड प्ले किया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए इसके एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये एक अलग बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की। तो किस तरह से इलेक्ट्रिक रेजोनेंस काम करता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इलेक्ट्रिक रेजोनेंस दो प्रकार का है। पहला हम देखने वाले हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्या देखेंगे हम? सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सो सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो हमने अभी आरएलसी सर्किट देखा था ना, आप 2 वीडियो पहले जाना पड़ेगा आपको, उसमें आपको पता चल जाएगा। आरएलसी सर्किट जो देखा था उसमें हमने या फिर प्रीवियस वीडियो में इम्पीडेंस ट्रायंगल जो पढ़ रहे थे हम, उसमें हमने इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन निकाला था। बस वही इम्पीडेंस का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है ना? तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से जो इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन है वह कुछ इस तरह आया था। Z इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। ठीक है, Z इक्वल्स टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात है कि अगर मैं चाहता हूं कि करंट जो है वह मैक्सिमम हो, ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि करंट जो है वह मैक्सिमम हो, तो सीधी सी बात है कि इम्पीडेंस बहुत कम हो जाए। अगर इम्पीडेंस कम हो जाएगा तो करंट, क्योंकि आपको पता करंट जो है ना, करंट जो है वो होता है E नॉट बाय Z, I नॉट इक्वल्स टू E नॉट बाय Z। तो करंट अगर आपको कम चाहिए तो Z जो है वो, करंट अगर ज़्यादा चाहिए सर्किट में तो Z जो है वो कम होना चाहिए। ऑब्वियसली एक्सप्रेशन से भी दिख रहा है। अब बात आती है कि Z को किस तरह से कम किया जाए, है ना? तो एक तरीका तो है कि भाई आप R, XL, XC इनकी छोटी छोटी वैल्यूज़ लें, भाई उससे कम हो जाएगा। एक और तरीका है कि अगर आप XL और XC को इक्वल कर दें तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, और ये टर्म अगर चली गई तो आपके पास Z R के इक्वल बचेगा, क्योंकि अंडर द रूट R स्क्वायर है। तो यह जो है यह बिल्कुल संभव है अगर हम ऐसा कर सकें कि XL और XC बराबर आ जाएं तो Z जो है वह बहुत कम हो जाएगा, वो तेजी से कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहां इस पर्टिकुलर केस को देख रहे हैं जब XL और XC जो है वो इक्वल है। अगर ऐसा है तो Z क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज Z इज इक्वल्स टू R, एंड इन दैट केस I नॉट वुड बी मैक्सिमम। I नॉट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब देखिए Z जो है वह क्या हो जाएगा? Z जो है वह हो गया मैक्सिमम। चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें क्या करना है? अब हम XL और XC की वैल्यूज रखे जरा। XL क्या होता है? XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा
इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, या फिर आप लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है। अच्छा, ओमेगा जो है इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये एंगुलर रेजोनेंस है ना। आपको पता है ओमेगा जो है वह 2π/T होता है, और 1/T जो है वो न्यू होता है, तो ये हो जाएगा न्यू आर। क्या हो जाएगा? न्यू आर। न्यू आर को क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ओमेगा 2π न्यू आर है, तो यहां पर हम 2π न्यू आर ये रख देंगे, 2π न्यू आर रख देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 1/√LC। और न्यू आर जो है वह हो जाएगा 1/2π√LC, और यह फ्रीक्वेंसी न्यू आर का एक्सप्रेशन आ गया। और न्यू आर जो है यह इसे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ी सी बात इसके बारे में भी करना होगी हमें कि करंट किस तरह से वेरी करेगा, कैसे चेंज होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद में मैं आगे बात करता हूं। अब देखिए, ये वेरिएशन जो है करंट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, वो कैसा होता है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसके लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा यहाँ, और उस ग्राफ्स की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट जो है वह किस तरह परिवर्तित होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमने लिया है, ठीक है, और यहाँ हम ओमेगा ले रहे हैं, और इधर करंट, यहाँ करंट है और यहाँ ओमेगा ले रहे हैं। अब आप देखिए, मैं पहले इस तरह इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक। और यह जो है फ्रीक्वेंसी, यह है ओमेगा आर। क्या है? ओमेगा आर। ठीक। अच्छा, और ये जो है दो अलग अलग रजिस्टर्स के लिए हमने निकाला है। ये 10 ओम और 100 ओम के लिए हमने निकाला है। मान लीजिए ये आर 10 ओम है, और यहाँ पर आर 100 ओम है। इसके अलावा ये जो वैल्यू है करंट की, ये मैक्सिमम करंट है I0। क्या है? मैक्सिमम करंट I0। क्लियर है? अब इसके आसपास अभी एक और वैल्यू करंट की हम यहाँ लेते हैं। ये है एक, हमने वैल्यू ऑफ करंट ली है, जिसे हम I0/√2 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स लिया है हमने। ठीक है, और RMS वैल्यू। और इस पर्टिकुलर इस पर हम यहाँ पर दो और फ्रीक्वेंसीज़ को मेंशन कर सकते हैं, ये और ये। पहला वाला ये यहाँ पर ओमेगा 1 है, और दूसरा वाला ओमेगा 2 है। ठीक है। अच्छा, और एक छोटा सा गैप है इन दोनों के बीच में, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ के बीच में। ओमेगा आर में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट करके ओमेगा 1 आता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे अभी, है ना। इसके बारे में हमें चर्चा करना है। हालांकि अभी मैं जो एक ग्राफ समझा रहा हूँ आपको, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ी आसानी से कि यहाँ पर देखिए, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर के पहले, अब देखिए करंट में वेरिएशन ओमेगा के साथ में हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये ओमेगा आर के इक्वल होता है तो करंट मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेता है। अच्छा देखिए, जब आर 100 ओम है उस समय मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, और जब आप आर 10 ओम लेते हैं तो उस समय मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? मतलब डेफिनेटली रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट की वैल्यू, मैक्सिमम करंट की भी वैल्यू ज़्यादा ही होगी, तो दिख ही रहा है आपको। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी, मैक्सिमम वैल्यू करंट की कम हो जाएगी। परंतु ये हमेशा अचीव होगा कहाँ? ओमेगा आर पर, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ही अचीव होगा। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंस है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। याद रखिए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं और आप थोड़ा समझें, तो आप इसको ऐसा समझिए कि
यहाँ पर एक्चुअली इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो है करंट मैक्सिमम हो रहा है, मतलब जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी आई करंट मैक्सिमम हो गया, यानी कि इट इज़ लाइक कि ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है इसको वो सर्किट एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट करके मैक्सिमम करंट दे रहा है. सो इट इज़ एक्चुअली वर्किंग एज एन एक्सेप्टर सर्किट. ये जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है यह एक्सेप्टर सर्किट की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है. इट इज वर्किंग एज एन एक्सेप्टर सर्किट बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड मेकिंग द करंट मैक्सिमम फॉर दैट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज वर्किंग एज एन एक्सेप्टर सर्किट. अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात आपसे करूंगा कि ये कहाँ अप्लाई होता है. तो देखिए, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पर ये अप्लाई होता है वह है आपका जो रेडियो होता है. रेडियो सेट जो है उसमें आप क्या करते हैं, आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, है ना. आप जब वो नॉब घुमाते हैं, आजकल तो कम हो गए, लेकिन वो नॉब घुमाते हैं या फिर यहाँ पर आप डिजिटली भी करते हैं, मोबाइल पे करते हैं जब, तो जब आप नॉब चेंज करते हैं तो एक्चुअली आप उसमें क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है, और वेरिएबल कैपेसिटर चेंज करके आप क्या करते हैं, उसका सी चेंज कर देते हैं. सी चेंज होता है तो उसके कारण फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए न्यू आर हो गई चेंज, न्यू हो गई, और न्यू से ओमेगा मिलेगा. अगर वह ओमेगा जो कि आप सेट कर रहे हैं वह रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी अकॉर्डिंगली, लेकिन मैक्सिमम नहीं हो पाएगी. परंतु जैसे ही आपने वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लगा दी जहां पर मतलब आने वाले जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और जो सर्किट की ट्यूनिंग है वह अगर मैच कर गई तो क्या होगा यह कि ओमेगा जो है वह ओमेगा आर के इक्वल हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा वहां पर उस सिग्नल का और इस फ्रीक्वेंसी का, और इसके कारण क्या होगा, जो सर्किट है उसमें करंट अचानक से बढ़ जाएगा. और उस पर्टिकुलर चैनल पर देखिए आप होता क्या है, अचानक से क्या है, उस पर्टिकुलर चैनल पर जो है आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए, यानी कि जो आवाज़ आ रही है जो भी है वह उस चैनल पर जो ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा वह आपको सुनाई आने लग जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ रेजोनेंस विच वी हैव बीन यूजिंग in our daily life for years. Okay, but this is what is actually the importance of it. I hope कि आप इससे कनेक्ट हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पर हो रहा है. अच्छा, इसके बाद में एक और डेफिनेशन है जो कि बहुत बार पूछी जाती है, न्यूमेरिकल्स में भी पूछी जाती है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सीरीज रेजोनेंस से रिलेटेड है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ. वो है क्यू फैक्टर. क्यू फैक्टर, ठीक है. अब ये क्यू फैक्टर क्या होता है जरा हम इस पर बात कर लेते हैं. क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट, इसको शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस भी कहा जाता है. क्यू फैक्टर को शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस भी कहा जाता है. तो आप जरा देखिए कि क्यू फैक्टर का मतलब क्या है. देखिए, क्यू फैक्टर जो है इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, क्यू इज इक्वल टू या तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर. ठीक है, या तो एल के अक्रॉस लेना है या सी के अक्रॉस लेना है और डिवाइडेड बाय आर करना है. आप दोनों करके देखिएगा सेम आएगा, जो आंसर आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा. आइए करके देख लेते हैं. आइए पहले मैं वी एल अपॉन वी आर करता हूँ, और पहले हम ये करके देखते हैं और उसके बाद दूसरा देखेंगे. वी एल अपॉन वी आर, वी एल क्या है, आई नॉट एक्स एल, और वी आर क्या है, आई नॉट आर. आई नॉट कैंसिल कर दीजिए, क्यू आ जाएगा. एक्सएल क्या है, एक्सएल है ओमेगा एल अपॉन आर. ठीक है, एक्सएल क्या है, ओमेगा एल अपॉन आर. ठीक है, ओमेगा एल अपॉन आर. एंड नाउ you can see that we are talking about the resonance frequency. At resonance frequency it is omega r. ओमेगा आर देखिए 2 पाई न्यू आर क्या है, ओमेगा आर है. इस ओमेगा आर की वैल्यू है 1 अपॉन रूट एल सी. सो यहाँ पर हम रख सकते हैं 1 अपॉन रूट एल सी इंटू एल अपॉन आर. एल से ये जाएगा तो यहाँ रूट एल जाएगा तो रूट एल ऊपर बच जाएगा. ठीक है ना,
तो ये हो जाएगा, देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो Q आ जाएगा 1/r इंटू रूट एल अपॉन सी। Q इक्वल्स टू 1/r इंटू रूट एल अपॉन सी। ठीक है, अच्छा इसी पैटर्न पर, इसी तरह हम कैपेसिटेंस के लिए भी कर सकते हैं, वो भी हम करके देख लेते हैं। कैपेसिटेंस के लिए ये तो आपको समझ में आ गया, इसको मैं हटा रहा हूँ अब और कैपेसिटेंस के लिए कर रहा हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा इधर भी स्पेस बना लेता हूँ और ये भी मैं हटा रहा हूँ अब, है ना। कैपेसिटेंस के लिए अगर करना है तो आप Q फैक्टर का एक्सप्रेशन लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू VC अपॉन VR। VC हो जाएगा I0 XC और VR हो जाएगा I0 R। ठीक है, I0 से I0 कैंसिल हो गया, XC जो है वह हो जाएगा 1/ωc और इंटू R हो जाएगा। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इसलिए ओमेगा R लिखा है। ओमेगा R जो है वो हो जाएगा क्या, हमने अभी देखा था ओमेगा R जो है वह 1 क्या था, ओमेगा R की वैल्यू हमने जो वैल्यू रखी थी वो थी 1/√LC। तो इसकी वैल्यू 1/√LC है, तो √LC ऊपर आ जाएगा और नीचे है CR। अब आप देखिए √C से √C जाएगा, जो पहले हुआ था ये हो जाएगा 1/r√L/C। एंड इफ यू कैन सी प्रॉपरली you will find that this expression and the expression which was previously derived, both are exactly equal, they are same, and that shows that actually this expression, this is the expression for Q factor, 1/r√L/C is the expression. ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट है जो कि मुझे इस ग्राफ में डिस्कस करना है, इसलिए मैंने ग्राफ नहीं हटाया था। अब मैं उस पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए ये जो ओमेगा आर है, यहाँ ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है। ध्यान से देखिएगा कि इनमें जो है गैप जो होता है वो हम मान लेते हैं डेल ओमेगा है यहाँ, और इन दोनों में भी डेल ओमेगा ग्राफ, इन दोनों में भी गैप है। तो ये जो ओमेगा 1 है ना बच्चों, ये हो जाएगा क्या, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा आर में से एक डेल्टा ओमेगा हटा दिया, और ओमेगा 2 जो है ये हो जाएगा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। अब हम अगर क्या करते हैं, अगर इसका गैप निकालते हैं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अगर हम करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए ओमेगा आर से, या ओमेगा 2 माइनस कर दीजिए, नेगेटिव आ जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा कितना, डेल ओमेगा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 डेल ओमेगा, ओमेगा आर कैंसिल हो गया। सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 is equal to 2 del omega। ओके, इट इज इक्वल टू 2 del omega, और इसे जो है इट इज कॉल्ड बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट, इसे सर्किट की बैंड विड्थ कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक लास्ट पॉइंट था जो हमें डिस्कस करना था। इसके बाद में ये जो ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा अगर हम करते हैं, ये जो क्वांटिटी है, दिस actually determines the sharpness of the resonance, means how much sharp the resonance would be। यानी कि होना ये चाहिए कि ये जो है ये बहुत नैरो होना चाहिए, so that will give you a sharp resonance frequency। that is what actually this particular quantity denotes। I hope that you understood this video। thank you very much, like, subscribe and share our channel Physics OH। thank you very much, happy learning, all the best।